बात मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज वो सच साबित हो गई थी कि पठान औरत के बस एक हिस्से के ही शौकीन होते हैं, चाहे वो औरत कंवारी हो या शादीशुदा। मैं जवान हुई तो अपनी अम्मा की शक्ल पर चली गई। मेरी अम्मा खूबसूरत थी और बारी वजूद की थी। उसी तरह मेरा जिस्म भी छोटी उम्र में भी शादीशुदा औरतों जैसा ही हो गया था। मैं पीछे से काफी मोटी थी। जब चलती थी तो लोगों की निगाहें मेरे पिछले हिस्से पर जमी रहती। एक दो दफा तो मैंने नहाते हुए शीशे में गौर किया तो पता चला कि सच में पीछे से काफी मोटी हूँ। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके सामने एक पठान लड़का रेडी पर कुछ चीजें बेचता था। एक दो दफा उसके पास से गुजरी तो मैंने महसूस किया उसकी नजरें दूसरे मर्दों की तरह पिछले हिस्से पर होती हैं। यहाँ तक कि जब तक मैं कॉलेज के अंदर ना चली जाती वो मुझे देखता ही रहता। वो बहुत खूबसूरत था लेकिन अभी बहुत छोटा और कम उम्र था। उस पठान लड़के के मुकाबले में मेरी उम्र काफी बड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक दो बार उससे कोई चीज लेकर खाई तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वो यतीम है और अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मैं रोज उससे कोई ना कोई चीज लेकर खा लेती। एक दिन मैंने बातों बातों में उससे जिक्र किया कि क्या सच में पठान इस हिस्से के शौकीन होते हैं, तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ एक दिन चल कर देखें। मैं उसके साथ काफी फ्री हो गई थी, बिला झिझक उसके साथ बातें करती थी। उसके बार बार इसरार पर मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी कि वो उम्र में मुझसे काफी छोटा है, वो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं उस पठान लड़के के साथ चली गई। मैंने कहा कि पहले मुझे दिखाओ तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने बिला झिझक अपनी इलास्टिक वाली निकर नीचे कर दी तो मेरी हंसी छूट गई क्योंकि वो तो मेरी उंगली जितनी थी। उसने मुझे सोफे पर पोजीशन बनाने को कहा। मैं पोजीशन बनाकर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे दर्द की वजह से मेरी चीख निकल गई। जब उसने कुछ की, हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। इरम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उस पठान लड़के की दुकान पर ले गई थी जो बट्टा बनाकर बेचा करता था। इरम ने कहा, सुनो भाई, हमें 2 बट्टे तो बना कर दो। अच्छा बाजी, अभी बना देता हूँ, बस 2 मिनट में। मैं बोली, नहीं फौरन 1 मिनट में बनाओ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। इरम गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैंने इसके कान में कहा, सुना था ये सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बट्टा बेचता है। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। क्या मतलब है नादिया तुम्हारा? क्या मैं शादीशुदा दिखाई दे रही हूँ इसको? कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम भी ना, मत खाओ तुम। इरम एक बट्टा लेकर वहीं से चल पड़ी थी। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। मैं इरम के पीछे पीछे जाने लगी थी और उसे छेड़ने लगी थी। कुछ ही देर में इरम भी हंस पड़ी थी। हम दोनों आधे रास्ते तक साथ रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। हम दोनों का घर थोड़े फासले पर ही था, इसलिए जल्दी पहुंच गई। अगले रोज इरम बहुत ही चुपचाप और खामोश दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या बात है इरम? मुझे बहुत ही उलझन सी होने लगी थी। इरम इस तरह चुपचाप खामोश, जबकि वो तो एक शौक चंचल सी लड़की थी। कहने लगी, कुछ नहीं यार, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर दर्द सा हो रहा है कल से मुझे। मैंने कहा, चलो हम तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे ही गर्मी की शिद्दत से हो रहा होगा, आजकल मौसम भी थोड़ा गर्म है। हाँ ठीक कह रही हो सकता है, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बहुत ही हैरत होने लगी थी कि आज तो इरम ने बट्टा खाने की भी बात नहीं की, नहीं तो वो रोज ही मुझे जोर जबरदस्ती करके वहां ले जाती थी। मेरे लाख मना करने पर भी मैं और इरम घर जा ही रहे थे। अचानक इरम की तबीयत बिगड़ने लगी और वो चकरा कर गिरने लगी थी। मैंने सोचा उसे घर तक छोड़ देती हूँ, ये इस हालत में भला घर अकेले कैसे जाएगी। मैं इरम के घर उसे छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मैंने 2 डेढ़ उम्र औरतों को उसी पठान की दुकान की तरफ जाते हुए देखा और वो लोग जाकर कहने लगी, भाई हम शादीशुदा होते हैं, हमें तो बट्टा दोगे ना आप? वो मुस्कुराने लगा और हाथ बढ़ाकर उसने 2-4 बट्टे दे दिए थे और वो हंसती हुई वहां से चली गई थी। मैं थोड़ी ही देर में इरम को लेकर उसके घर पहुंची तो उसकी अम्मी फौरन ही इरम को देखकर घबराने लगी। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ है? कहीं तू आज भी? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो जल्दी से इरम को बिस्तर पर लेटाकर मेरे साथ बाहर आई और कहने लगी, बेटा कुछ ठंडा लाऊं तुम्हारे लिए? मैंने कहा, अरे नहीं आंटी, बस ठीक है, मुझे भी देर हो रही है। और शुक्रिया बेटा तुम्हारा जो तुमने आज इरम को यहाँ घर तक छोड़ दिया, नहीं तो कल तो हम सभी लोग परेशान हो गए थे। इरम तो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और उसे कुछ लोगों ने यहाँ शाम में घर लाकर छोड़ा था और बताया कि आपकी बेटी रास्ते में ही बेहोश हुई थी और उसे हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। मैं तो ये सब सुनते ही चूम पड़ी थी। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया था और इरम की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वो और मैं अब खुशी खुशी कॉलेज जाने लगे थे, मगर मेरे सामने ऐसी सुनी सुनाई बातें आ रही थी कि सभी लोगों को हैरानगी होने लगी थी। उन दिनों अचानक हम लोगों ने टीवी पर न्यूज देखी कि 16 साल पठान लड़के की दुकान से जिन जिन कुंवारी लड़कियों ने बट्टा खाया वो हामला हो गई है, जबकि वो लड़का तो सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को ही बट्टा बेचा करता था। ये खबर बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब थी। हम सभी घर में बैठे एक साथ ये खबर देख रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि शायद ये वही लड़के की बात कर रहे थे
जो अनारकली रोड पर बटे बेचता है। मगर वो तो मैंने भी। ये खबर सुनकर हैरतज़दा होने लगी थी। मगर दूसरी तरफ अब्बा ने टीवी बंद कर दिया था कि ये कैसी बेहयाई जमाने में फैल रही है। भला ये कोई खबर है टेलीविजन पर देने की? और ये बातें सब झूठी हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अम्मी ने फौरन ही नजरें झुका ली थी। भला ये सब खबरें कोई टीवी पर बताता है क्या? और अजीबो गरीब हरकत दिखाई जा रही हैं। अम्मी और बाबा बहुत ही तसल्ली बख्श थे कि ये सब महज एक अफवाह है या फिर झूठी खबर, क्योंकि इस वक्त तक कोई भी तस्वीर और वीडियो नहीं आई थी। सिर्फ सनसनी सी खबर बताई गई थी। और दूसरी तरफ मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि इस बारे क्या था मैंने पहले ही सुन रखा था। और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैलती ही जा रही थी। और मुझे हैरत इस बात की थी कि अब तक न्यूज़ पर कोई वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं दिखाई गई। और फिर अगर ये बात सच है तो उस कॉलेज का नाम क्यों अब तक सामने नहीं आया? और पुलिस कहाँ है जो ये सब कुछ होने से रोक ही नहीं रही? मगर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? भला बटा खाने से कोई लड़की हामला कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या है इसमें? मैं और इरम इस बारे में कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे कि इरम हंस पड़ी और बोली, यार बटा तो मैंने भी खाया है। अगर वो वही बटा है तो अब तक तो मुझे हामला हो जाना चाहिए था। यार तौबा करो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं घबराते हुए इरम को डांट रही थी, मगर इरम ने फिर से हंसी मजाक शुरू कर दिया था। यार फिर तो उस लड़के को बांझ औरतों का इलाज सबसे पहले करना चाहिए। अपने बेटे से इस तरह वो बहुत पैसे कमाएगा और औरतों का भी भला हो जाएगा। इरम तुम भी ना यार, कभी तो किसी बात को सीरियस ले लिया करो। हर बात मजाक में अच्छी नहीं लगती। नादिया यार छोड़ो ना, चलो आज हम फिर से बटा खाने चलते हैं और देखते हैं वहां जाकर कुछ मालूम होता है क्या वही पठान लड़का और वही बट्टे की दुकान की खबर बताई जा रही है या फिर कहीं और की है। मगर मेरे जहन में ये बात बिल्कुल सीधी साफ थी कि वो उसी दुकान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो औरतें जो खुद को उस लड़के को शादीशुदा बता रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, और वो लड़का भी उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। मगर इस वक्त ये बात इरम को बतानी मुनासिब ना थी। हम दोनों अपने अपने घर को चल पड़ी थी और सारी रात मुझे सिर्फ और सिर्फ इरम की फिक्र थी कि भला वो ठीक है भी या नहीं। मैंने फौरन ही उसे फोन किया। वो हंस रही थी। बस कर दे यार, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं है। मैंने सोचा शायद इरम ठीक कह रही है। मैंने बिला वजह ही अपने जहन पर यह सब कुछ सवार कर लिया है, जब भी शायद मैं ही इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं भी आराम से बेफिक्र होकर सुकून से सो गई थी। और अगले दिन जब हम लोग कॉलेज पहुंचे तो चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की भीड़ जमा थी। अल्लाह रहम करे, अचानक कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हम लोग अंदर जाने ही वाले थे, हमारी नज़र मीडिया के लोगों पर पड़ी जो पिछले दिनों से गैर हाजिर लड़कियों की मालूमात कर रहे थे, जिसमें अफशा और किरण भी थी जो हमारी ही क्लास फेलो थी। वो भी चंद दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। मगर मीडिया के जरिए जब हमने कुछ लड़कियों के नाम के साथ अफशा और किरण का नाम सुना तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। ये सब मीडिया का कहना था कि उन लोगों की गैर हाजिरी की वजह वही है कि वो तमाम लड़कियां ही हामला हो गई हैं और उनके वालिदैन बदनामी के डर से ये खबर छुपाकर अपनी लड़कियों को घर में ही छुपा कर रख रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल गलत है, ये सब छुपाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं और इरम बहुत ही परेशान होने लगे थे। भला अब भी हम लोग इस खबर पर यकीन कर सकते हैं या फिर नहीं? अब भी ये कहा जा सकता है कि ये खबर झूठी है या अफवाह है? अब तो बस एक ही रास्ता था। इरम फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी, क्योंकि आज कॉलेज इसी गहमा गहमी और बदनामी के डर से बंद कर दिया गया था। और इरम मुझे कहने लगी, चलो यार हमें फौरन ही अफशा और किरण के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सब क्या वाकई हकीकत है या महज सिर्फ एक अफवाह है। मैं और इरम फौरन ही अफशा के घर चले आए थे, मगर वहां तो ताला लगा हुआ था। हम दोनों बहुत ही फिक्रमंद होने लगे थे। हमने मोहल्ले वालों से पता किया तो मालूम हुआ कि उनकी लड़की पर असरात का मामला हो गया था और वो लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की को इलाज के लिए किसी मजार पर ले गए हैं। मैं हैरतज़दा होने लगी। मैंने और इरम ने फौरन ही किरण के घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और देखा तो हम लोग चूम पड़े थे। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे कि उसके वालिदैन के चेहरे से झूठ साफ जाहिर हो रहा था। वो कह रहे थे कि किरण अपने मामू की बेटी की शादी में उनके घर रहने गई है, जबकि किरण शायद घर में छुपी हुई थी। वापसी पर हमने घर से बाहर आते वक्त उसकी आवाज सुनी कि वो अपने ही वालिदैन पर गुस्सा करने लगी थी। बाबा आप लोगों ने मेरी दोस्त से झूठ क्यों बोला? जबकि मैं और इरम ने फौरन ही खिड़की से झांक कर देखा तो किरण खड़ी अपने वालिदैन से सच छुपाने पर लड़ रही थी। उस पर नजर पड़ते ही हमारे होश ही खता हो गए थे। वो तो बड़ा सा पेट लिए खड़ी थी। इरम और मैं एक दूसरे को देखने लगी थी कि किरण तो वाकई उम्मीद से थी, मगर उसके वालिदैन आखिर ये सब कुछ क्यों छुपा रहे थे? मुझे और इरम को मालूम हुआ था कि अक्सर हमारे कॉलेज की लड़कियां वहां उसे अनारकली रोड से बट्टा खाने जाती थी और उस पठान लड़के से खूब मजे ले लेकर उसे छेड़छाड़ करती थी। कहीं ये सब उस लड़के ने तो नहीं? मगर वो तो इस वक्त तकरीबन 16-17 उम्र का होगा। भला वो ये सब शर्मनाक हरकत क्यों करेगा? इरम और मैं उस लड़के पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाने लगे थे, जिस पर हमें कल से ही अमल करना था। रास्ते पर हमने वापसी में देखा तो वो लड़का अब भी वहीं ठेला लगाकर बट्टे बेच रहा था। हम दोनों फिर से ही हैरतज़दा हो गए थे।
कि अब तक इतना कुछ हो गया है, फिर भला इसे क्यों पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही। ये तो अब भी खुलेआम अपने बट्टे लोगों को बेच रहा है। और दूसरी तरफ मीडिया पर जो नई बात बताई जा रही है कि ये लड़का सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही बट्टा बेचता है, फिर क्यों इसने ये बट्टे कुंवारी लड़कियों को दिए। मगर कल हम दोनों को ही अपने प्लान के तहत शादीशुदा बनकर उसके पास जाना था और मामला की तह तक पहुंचना था कि आखिर क्या ये बात सच है और क्या झूठ है। सारी रात मैं इसी फिक्र में जाग रही थी और अम्मी बाबा ने तो पहले ही मुझे अगले दिन से कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था, जब से उन लोगों ने टीवी पर खबरों में हमारे कॉलेज की खबरें सुनी थी। मगर मेरा और इरम का कल मिलना बहुत जरूरी था और मुझे कैसे भी करके अम्मी और बाबा को अपने कॉलेज के लिए मनाना था। मैंने बहाने से कहा, अम्मी बाबा मुझे प्लीज कॉलेज जाने दे। अब तक तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारा मामला रफा दफा कर दिया होगा। हमारा जाना जरूरी है, हमारे इम्तहानात होने वाले हैं, जरूरी लेक्चर चल रहे हैं। बाबा बहुत ही गुस्सा करने लगे थे, मगर मैंने कहा, बाबा हो सकता है ये सारा मामला झूठा साबित हो और ये सब अफवाह ही हो। आपने ही तो कहा था उस दिन, और फिर भला हम लोगों को इस बात से क्या लेना देना। हम तो सिर्फ पढ़ाई की घर से जा रहे हैं। बाबा कहने लगे, वो सब मैं नहीं जानता, मगर तुम लोग जमाने को नहीं जानती। इस तरह हमारी बदनामी का बायस बनता है। जवान लड़कियों का नाम इस तरह गलत से लिया जाता है, फलां की बेटी, ये फलां की बेटी। ये जमाना जरा देर नहीं लगाता और जवान लड़कियों की इज्जत पर भी जरा आंच आ जाए तो क्या गुजरती है। फिलहाल मैंने उस वक्त तो बाबा और अम्मी को कॉलेज के लिए मना ही लिया था और उन लोगों ने मुझे इजाजत भी दे दी थी। अगले रोज मैं कॉलेज पहुंची तो मामला अब भी बेहतर नहीं था। मीडिया की गाड़ियां अब भी बाहर ही खड़ी थी और कुछ लोग बातचीत के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए थे। मैंने इरम के इंतजार में आज सारा दिन ही निकाल दिया था, मगर इरम तो कॉलेज ही नहीं आई थी। सोचा हो सकता है टीवी खबरों के बायस उसके भी वालिदैन ने उसे कॉलेज ना आने दिया। चलो इस प्लान को हम लोग कल सर अंजाम देंगे। मैं भी जल्द ही घर चली गई थी कि मेरे अम्मी अब्बा पहले ही बहुत फिक्रमंद हैं। उसी रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग ही रह गई थी कि मेरे मोबाइल पर इरम का फोन आने लगा। मैंने हड़बड़ा कर उठाया तो उसकी माँ बहुत रो रही थी कि बेटा इरम तो अब तक कॉलेज से घर नहीं आई, तुम्हें कुछ मालूम है। मैंने कहा, मगर आंटी वो तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। फिर कैसे? वो भी डर गई थी और इरम के बाबा को बताने लगी। इरम के बाप ने कहा कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। यहाँ मैं बहुत ही परेशान होने लगी थी और इरम के बाबा को बताने लगी कि इरम तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। यहाँ मैं बहुत ही परेशान होने लगी थी और दूसरी तरफ इरम के माँ बाप भी बहुत डरे और सहमे हुए थे। जब मैं उनके घर उनसे मिलने चली गई थी, कुछ ही देर बाद मीडिया के जरिए ये बात सामने आ गई थी कि उस लड़के की दुकान पर छापा मारा गया है और उसे फौरन ही पकड़ लिया गया है। वो लड़का इन लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ गलत काम करता था। मगर जिस वक्त ये खबर दिखाई गई थी तो पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी कि ये तो 16-17 साल का लड़का था जिसकी दुकान से हम लोग बट्टा खरीदने जाते थे। इरम के गायब होने के पीछे भी उस लड़के का हाथ तो नहीं। अगले 5 दिनों तक मैं यूं ही परेशान रही, मगर अब तक इरम का कुछ पता नहीं चला था और वो अब तक लापता थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने फौरन ही किसी को बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन पहुंची और मैंने अपना नाम बिना बताए ही मुंह पर कपड़ा डालकर मैंने उस लड़के के खिलाफ बयान दिया कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त आज 10 दिनों से लापता है और मेरा मानना है कि उसके पीछे भी उसी लड़के का हाथ है।